किसकी? जैसे हमने मैक्सिमम ली है 10 टन एक में से, 10 टन मैक्सिमम, और 7 टन भी ली है, 5 टन भी ली है, डिपेंड्स अपॉन इनपुट। इनपुट मीन्स स्टॉकिंग डेंसिटी, कितनी रख रहे हैं आप। जितना इनपुट रखेंगे दुनिया में एक हेक्टर पे इसी साइज पे 25 टन पे भी लोग देते हैं। 25 है मार 20 ग्रामर स्टैंडर्ड मार्केटेबल साइज। इवन बाहर तो 10 to 15 ग्रामर भी मार्केटेबल साइज है, वो भी खाते हैं। ये क्रीक से लेते थे, क्रीक से लेते साथ में थी। ये जो पंपिंग स्टेशन दरमियान में अगर आपको दिख रहा है, जब हाई टाइड आ जाती थी पानी ऊपर आता था तो पानी बिल्कुल, ये कटाव दिख रहा है, इस कटाव पे भी पानी होता था इस साइड। हाँ इसकी डेप्थ इसकी 18 फीट है पहले वाले पॉइंट की, बाकी की जो डेप्थ है हाँ जो रिजर्वायर 18 फीट। बाकी वालों की हमने कम रखी है, 9 फीट मैक्सिमम डेप्थ है और 1.5 से ऊपर नहीं जाते थे वाटर लेवल। इसके अंदर हमने देखा आप साइड पे डाइक्स पे लाइनर लगाया हुआ है, क्योंकि हमारी वहाँ की जो लोकल मट्टी थी वो ज़्यादातर सैंडी थी और डाइक्स को स्टेबल नहीं होने, पानी एरोड करता था जल्दी वो, यानी कि आपकी डाइक्स तो नीचे नहीं थी, नीचे ओके ठीक। आगे मैं आपको इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताता हूँ। ये तस्मिया एक्वाकल्चर के फार्म है, जैसे कि मैंने अपना रिसेंटली इंडस्ट्रियल टाइप ऑफ जिन्होंने बनाया आक्सबे के अंदर इस तरह का। ये उस वक्त कंस्ट्रक्शन फेज में था तो हमने एक पिक्चर ली थी इसकी, ठीक है। ये 19 मीटर का तकरीबन डाया है इसका एक, और 6 फीट डेप्थ है। आप करीब में जाएंगे तो आपको बड़ा लगेगा, ये बहुत बड़ा पॉन्ड है। ये गूगल व्यू है उसका बेसिकली। ये वही फार्म था जो हमने डेवलप किया, अलमानी फार्म था इसका ना पहला का, अलमानी फार्म। इसको हमने डेवलप करके फिर अपने तरीके से बनाया। इनका पहले इस तरह का था, हमने ये इनका जो रिजर्वायर था बिल्कुल शैलो डेप्थ का था, और पानी ये बिल्कुल इधर से लेते थे साथ में। अब पानी नजर आ रहा है आपको, ये वही फार्म है बेसिकली ये। अब जी एग्जैक्टली ये पहले इस कंडीशन में था। जैसे ये आप अर्दन बना रहे हैं अगर, तो अर्दन आप हमेशा कोस्टल एरियाज में पॉन्ड जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो बेसिकली विंड डायरेक्शंस की बात होती है ना। विंड वाकई की फ्लो आमतौर पे विंड होती है वहाँ पे, वो लॉन्ग एक्सिस आपने विंड के पैरेलल रखनी है। जैसे रेक्टेंगुलर कोस्टल एरियाज के अंदर रेक्टेंगुलर रिकमेंड किए जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप स्क्वायर ही बना लें, इशू नहीं है। वो इंडस्ट्रियल है, दैट इज इंडस्ट्रियल और इंटेंसिव फार्मिंग है, इंडोर है बेसिकली वो फार्म। हाँ वो ये अर्दन पॉइंट है ना, ये अर्दन है। वो बेसिकली जियो मेम्ब्रेन के बने हुए, अंदर आयरन फ्रेम है, आयरन फ्रेम के ऊपर जियो मेम्ब्रेन लगाई हुई है बेसिकली, ठीक है। ये अर्दन पॉइंट है। नहीं वहाँ तो वो तो इरेशन है वहाँ पे, वहाँ तो इरेशन है, बड़ी बड़ी हैवी मोटर लगी हुई है। हाँ जी किसका आता है जब आप हाई डेंसिटी पे जाएंगे तो आपको इरेशन करनी पड़ेगी। सेमी इंटेंसिव तब भी इरेशन करनी पड़ेगी। जी आपकी, क्योंकि जो इरेट कर रही होती है पानी वाटर सरफेस पे कर रही होती है, झींगा हमेशा डेप्थ पे होता है, ये वाटर पे तभी आता है जब स्ट्रेस फील करता है, ये ऊपर आता है, यानी इसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो फिर ऊपर आ रहा है। आपकी सबसे बड़ी यानी कि ये साइन होता है कि अगर आपको श्रिम्प सरफेस पे नजर आए तो इसका मतलब है वहाँ पे ऑक्सीजन कमी है। ये सिर्फ गवर्नमेंट के फार्म है, ये गाड़ो पे है, गाड़ो एक है गारो, एक है गाड़ो। हाँ वही बीपुर साकरो का रोड जाता है आगे गाड़ो, तो वो हाँ तकरीबन ये उनका गूगल है। अब ये देखिए इन्होंने स्क्वायर बनाए हुए हैं, ये ड्रॉबैक है बेसिकली इनका, स्क्वायर बनाए हुए हैं। और ये नायो फार्म है, घोड़ाबारी उनकी हैचरी थी बेसिकली, तो उनकी लैब की एरिया था और ये फार्म थे, इन्होंने रेक्टेंगुलर बनाए हुए हैं। ये भी इनका फार्म है बेसिकली। अब एक बात आती है कि हम फार्मिंग के लिए जगह सेलेक्ट करते हैं और दूसरी फिर हम हैचरी के लिए, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया क्या है, आप क्या चीजें देखते हैं? चलो स्पॉनर्स,
फ्रेश और स्वीट वाटर सप्लाई कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सोर्स और एक्सेसिबिलिटी। ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया कि वाटर हमेशा हैचरी में वो इस्तेमाल होता है जो क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर वाटर, और ज़्यादातर ये एडवाइजेबल होता है कि आप डीप सी वाटर, जहाँ बिल्कुल क्लियर वाटर होता है ना, किनारे वाला पानी नहीं, डीप सी से हैचरी के लिए टर्बिडिटी ज़ीरो, वो यूज़ करें। और जो सूटेबल साइट्स होती हैं, बेसिकली साइट्स जो हैचरी के लिए, वो राखी एरियाज या सैंडी एरियाज होते हैं। जो ओपन सी की बात हो रही है, मैं फार्मिंग की बात कर रहा था तो मैंने आपको रिकमेंड की साइट मैंग्रोव्स एरिया, डेल्टाइक एरियाज। ठीक है। और यहाँ पे ओपन सी की बात हो रही है। ठीक है, दो कंट्रास्ट है बिल्कुल। ठीक है, हैचरी के लिए ये चीज़ मौजूद होती है कि आप ओपन सी की तरफ जाएं। ठीक है, जहाँ क्लियर वाटर दस्तयाब हो, और जो जगह वहाँ कोई इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइक फार्मिंग। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्पॉनर से क्या मुराद लेते हैं कि ज़ाहिर आप ब्रीड करवाने जा रहे हैं, तो आप ब्रूडर्स जो हैचरी साइट डेवलप करें, वो ब्रूडर्स वो लोकली अवेलेबल हों उस करीब तरीन साइट पे। बेसिकली ये बड़ा झींगा आपको डीप सी से ही मिलेगा बेसिकली। ठीक है। और आपकी एक तो कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस हो जाएगी, और दूसरा ये होगा उसकी मर्टिलिटी रेट भी नहीं होगा उसके अंदर गैसपन। जिसके एचडी के लिए लगाने लगे आप, जैसे वाइट श्रिम्प की बात कर रहे हैं, हमारे जो वेनम आई है उसके तो हमें लेने पड़ेंगे कि हमारे पास दस्तियाब नहीं है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरल आप लोकली अवेलेबल है, वो तो जाहिर है आप इंपोर्ट करेंगे तो उसकी तो कास्ट ज़्यादा आएगी। कैसे सेल्स की जो एंड प्रोडक्ट नहीं, कोई फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल में। प्राइस डिपेंड करती है साइज पे, मैंने आपको पहले बताया। बड़ा वही है कि डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, आपकी यहाँ वाइल्ड श्रिम्प कम यानी कि ख़त्म होने जा रहा है ना। अब आपने एक एक्सपोर्टर सुना कि हमारे पास माल दस्तियाब नहीं है बिल्कुल कि एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, पाकिस्तान में श्रिम्प जो है, वाइल्ड श्रिम्प डेली डिक्लाइन हो रहा है, और इसी तरह पे जा रहे हैं। जैसे पोल्ट्री सेक्टर, जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी कि वहाँ पे जब अगर वो ना उस पर अगर हम देसी मुर्गी पे रिलाई कर रहे होते, पोल्ट्री सेक्टर ना डेवलप होता, तो आज हमारी यानी कि हम चिकन अवेलेबल नहीं होता हमारे पास। और पोल्ट्री सेक्टर रातों रात डेवलप नहीं हुआ, उसको भी इन स्टेजेस से गुजरना पड़ा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, श्रिम्प फार्मिंग जिस स्टेज पे है, इस सेक्टर से, इस स्टेज से पोल्ट्री सेक्टर भी गुजरा है और आहिस्ता आहिस्ता करके डेवलप हुआ है। आज लोग पंजाब के अंदर खास तौर पर कंट्रोल शेड बना रहे हैं और 35 डेज पे आ गए। टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी डे बाय डे बाकायदा से इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, वहाँ क्योंकि हैचरी में आपको सैलिनिटी यानी कि आपने तकरीबन 28-29 तक रखनी पड़ती है हैचरी में, उसके लिए ज़रूरी है, इससे ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो आपको फ्रेश वाटर सप्लाई लाजमी है। अगर वो लोकल लैंडलाइन पानी हो तो सबसे अच्छा है, वो यानी कि वाटर हैचरी होती है, इंडोर है 100%। राकी एरिया मैंने सोर्स ऑफ वाटर की किया कि आप वाटर वहाँ से लें, लेकिन आपने हैचरी का सेटअप है, वो बेसिकली इंडोर सिस्टम होता है। और पावर सोर्स होनी चाहिए वहाँ पे जब हैचरी बनाएं, तो ज़ाहिर है आप बाकायदा से वो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी इरेशन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो इरेशन क्योंकि आप 1 मिनट भी ऑफ नहीं कर सकते हैचरी सेक्टर के अंदर, 1 मिनट, क्योंकि टोटली कंट्रोल सिस्टम है। और जैसा ही फोर्स से नीचे आएगी डीओ, आपका जो बच्चा होगा वो श्रिम्प मर जाएगा। ठीक है, तो आपका पावर सप्लाई होना चाहिए और बैकअप के तौर पे जनरेटर ज़रूर होना चाहिए। अगर कोई खदाना हादसा, कोई ब्रेकडाउन होता है, तो आप एकदम से अल्टीमेटली वो जो बैकअप होना चाहिए। कैसे फौरन ही मर्टिलिटी, मैंने आपको बताया ना, जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो उस वक्त अगर 1 मिनट का भी स्ट्रेस आ जाता है, 15 दिन आपकी ग्रोथ नहीं होगी, 15 दिन वो रिकवर करेगा अपना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता।
तो ये तो हार्डवेयर आइटम है नहीं, लाइफ स्टॉक है बेसिकली, तो एकदम से वो मर जाएगा ये आपका। इस वक्त तक जो हैचरीज जैसे फार्मिंग में कोशिश की गई है गवर्नमेंट की सेक्टर के, हैचरीज कहाँ कहाँ बनी है, सिंध गवर्नमेंट सीड हैचरी, ये आक्सवे आपको विजिट करवाएंगे। ये हैचरी फंक्शनल है, इस पे से हर साल, लेकिन ये कमर्शियल नहीं है, ये खाली रिसर्च और ट्रेनिंग यूनिट है बेसिकली, कमर्शियल नहीं है, इसके अंदर कमर्शियल कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। मैरीन फिशेस डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है, मैरी टाइम मिनिस्ट्री ऑफ मैरी टाइम अफेयर्स में आता है, और उसके अंडर ये इदारा काम करता है। इनके पास एक हैचरी है, ये भी सेंट स्पिट कराची के अंदर है, लेकिन ये शुरू से ही मेरे ख्याल में नॉन फंक्शनल रही है, बनी है लेकिन नॉन, इसको बनाया शायद एफडीबी ने था, इसकी दीवार वगैरह मेरे आने से पहले। और उसमें हुआ ये कि वो 18 अमेंडमेंट आई थी, याद है आपको, उसमें फटा पड़ गया था पॉलिटिकल, जिसकी वजह से एफटीबी को जो एसेट दिया गया था वो वापस ले लिया कि ये सुबह लेंगे, बाद में सुबह का भी नहीं हो सका, फिर एमएफडी खुद भी नहीं चला सका, ये इशू हो गया। एनआईओ हैचरी है, एनआईओ की हैचरी ये बेसिकली डाम पे है, ये भी रिसर्च है बेसिकली, रिसर्च यूनिट है बेसिकली। डाम सोमयानी बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने बनाया, छोटा सा सेटअप बनाया था, ये तकरीबन 2006-07 के अंदर इन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो उस वक्त ऑपरेशनल थी। इन्होंने लोकल स्पीशी यानी जिसको जेरा बोलते हैं ना आपका, पेन्य उसको मैरग्वेंसिस के नाम से ना, या इंडिकस, उस इंडिकस पेनियस इंडिकस उसको ग्रो कर यानी खेज करवाया था बेसिकली। और सिंध फिशरीज वाले भी पेनियस इंडिकस को ही करवाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैरीन बायोलॉजी, इसके अंदर मैंने काम किया, इस हैचरी के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ने एक पाक यूएस प्रोजेक्ट था, रिसर्च प्रोजेक्ट था, कमर्शियल नहीं था, उसके अंदर हमने बाकायदा पेनियस मैरग्वेंसिस की बाकायदा हैचिंग करवाई थी डाम पे। और इसके बाद 5वें नंबर पे है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की हैचरी, ओकड़ जीवनी में है। ये भी एफडीबी ने बनाई थी, लेकिन इसके साथ भी यही हुआ कि वो जो यानी कि 18 अमेंडमेंट के बाद सुबह के पास चली गई थी, बाद में फिर वो क्या कहते हैं फौजी अदारा है मेरे ख्याल में, फ्रंट नहीं वो जो फौजी अदारा उधर काम करता है सिक्योरिटी, एफएफसी के पता नहीं क्या कहते, एफसी के पास थी, उनकी ज़मीन है बेसिकली वो। ये पिक्चर है उसकी सिंध गवर्नमेंट सीड प्रोड्यूसिंग यूनिट की ना, जो आक्सबे पे है, एचडी सिंध गवर्नमेंट की है बेसिकली। ये फंक्शनल है, इसके अंदर हर साल वो इंडिकस की स्पॉनिंग रिसर्च और ट्रेनिंग के हवाले से करवा रहे होते हैं। और हमारा प्रोग्राम भी ये है, फार्मर्स को जब हैचिंग की ट्रेनिंग करवाएं तो इनके साथ मिलकर यहाँ पे करवाएंगे, वो एग्री हैं, उनका कोई इशू नहीं है। ये एक्सपेक्टेड ये क्योंकि मार्च में होती है, फरवरी मार्च बेसिकली सीज़न होता है इसका। और हमारी ये कोशिश है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के इसको बाकायदा कुछ फार्मर्स को सीड भी दिया जाए, इस ट्रेनिंग के नतीजे में जो भी आए उसको सीड भी दिया जाए। मेरा मैं ये मैरीन फिशरीज डिपार्टमेंट की हैचरी है बेसिकली, सामने जो नज़र आ रही है आप, ये सेंट स्पिट पे है। सेंट स्पिट अगर आप गए हो वहाँ पे, ये एनआईओ डाम पे है बेसिकली। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की है, ये भी एनआईओ की बिल्कुल साथ वाली एक ही ज़मीन है बेसिकली, है थी एनआईओ की ज़मीन, और साथ में यूनिवर्सिटी ने भी अपनी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टूडेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बनाई थी और रिसर्च के लिए बनाई थी। और एफडीबी श्रिम्प फार्मिंग साइट्स, जो हमने श्रिम्प फार्म वहाँ पे बनाया गारो साइट पे, उसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या थे, जिस बुनियाद पे हमने वो जगह सेलेक्ट की। पहला एडवांटेज ये था कि वो प्राइवेट लैंड थी और उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट हमें दी, ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी जो भी चीज़ है डेवलप करके दे दे, और हमारे उससे कमिटमेंट था कि जो भी डेवलपमेंट होगी ये आपकी, हमारी नहीं है, ठीक है। पॉन्ड स्ट्रक्चर वाज वो जो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया कि पॉन्ड स्ट्रक्चर ऑलरेडी बने हुए थे ना, इस पर ज़्यादा रिनोवेशन की कास्ट आती थी और मेंटेनेंस जो भी हुई है उसकी कास्ट आई हमारे पास। और उनके पास पहले से इक्विपमेंट कुछ था भी और कुछ हमने नया ख़रीदा भी, ये भी एक एडवांटेज था। और वहाँ पे पहले से लेबर के लिए, स्टाफ के लिए एकोमोडेशन प्लेस भी थी जो हमें बनानी नहीं पड़ी, ठीक है। और कराची एयरपोर्ट से, कि हमने सीट बाहर से मंगवाना था, कराची एयरपोर्ट से 1.5 आवर ड्राइव है कि सीट
जल्दी पहुंच जाएगा। ये भी एक एडवांटेज था हमारे पास। और लोकल जहाँ वहाँ जो लेबर थी वो फेमिलियर थी श्रिम्प फार्मिंग टेक्निक से, क्योंकि उन्होंने पहले काम किया हुआ था कुछ लोगों ने, तो ये हमारा एडवांटेज था वहाँ पे। ठीक है। और फॉरेन कंसल्टेंट था हमारे साथ, एक फिलिपाइनी था जो पहले वहाँ उस जगह पे काम कर चुका था, तो वो उसलिए भी हमने रखा कि चलो ये काम कर चुका है, इसी को बुलाएंगे हम। ये भी हमारा एडवांटेज था। ठीक है। और लॉ और ऑर्डर सिचुएशन वही बहुत अच्छी थी। मैं रात के 3 बजे अकेला सड़क से गुजरा, कुछ नहीं हुआ। यानी कि मैं रोड से कई रातें, एक नहीं कई बार, कुछ किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा जब आप खुद जाते हो ना, एक सुनी सुनाई बातें होती हैं, एक अनसुनाई बातों पे आप अमल करते हैं, ये बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। जब आप खुद से इन्वॉल्व होते हैं तो कोई किसी को कुछ नहीं बोलता है। ये मैंने आपको दिखाया ना, ये विंड मिल्स के पास है, कास्टल कोस्टल हाईवे। ठीक है। और वो इलाका आपको पता है पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल साफ पानी है वहाँ पे। ठीक है। ये और एक तो क्रीक के करीब भी पानी था, पानी हमारे पास सोर्स बहुत ज़्यादा था, कोई इशू नहीं था उसमें। और 100 एकड़ ऑफ लैंड अवेलेबल। अगर वो फार्मिंग कामयाब हो जाती है फ्यूचर में तो एक्सटेंशन के लिए बहुत बड़ी ज़मीन पड़ी है, और लोग भी कर सकते हैं। 1000 एकड़ है वहाँ पे। ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस थे इस साइड के। अच्छा, कुछ फिर डिसएडवांटेजेस भी थे उसके। वो ये थे कि हमारे पास जो मेन रोड था कोस्टल हाईवे, उससे तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर अंदर की जानब कच्चा रोड था, वो बारिश में हम ट्रेवल नहीं कर सकते थे। ठीक है। ये एक डिसएडवांटेज था बहुत बड़ा। और ट्रांसपोर्टेशन अगर आप हार्वेस्टिंग बारिश के मौसम में कर रहे हैं तो आप कैसे पहुंचाएंगे अपना माल मार्केट में, ये बड़ा इशू आता था। ठीक है। और पॉइंट जो डिज़ाइन पहले से थे, मैंने जैसे आपको बताया, वो आइडियल नहीं थे। वो मैंने आपको लॉन्ग एक्सिस शुड बी पैरेलल टू द विंड डायरेक्शन, ऐसा नहीं था वहाँ पे, ऐसा नहीं था, अपोजिट था। ठीक है। ये इशू था। और वाटर जो अवेलेबल होता था ड्यूरिंग हाई टाइड, मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ हाई टाइड के दौरान हमें पानी मिलता था। पानी जब ऊपर आता था समंदर, उस वक्त हम पानी लेने के काबिल होते थे और रिजर्वायर में डालते थे, संभाल के रखते थे। लेकिन वो रिजर्वायर उस पूरी कैपेसिटी का नहीं था कि पूरे पॉन्ड्स को इक्वली फीड कर सके। ये इशू आ रहा था। ठीक है। और क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपका 2017 में हमारा क्लाइमेट चेंज इफेक्ट था बेसिकली ना, ड्राउट आया, बिल्कुल खुश्की, कोई बारिश नहीं, और उसकी वजह से इफेक्ट हुआ। और वहाँ पे इनपुट यानी फ्रेश वाटर ऐड नहीं हुआ और सैलिनिटी आप बढ़ गई। ये एक डिसएडवांटेज हुआ। और विंड पावर हमारे साथ है, बिल्कुल बिल्कुल साइड क्रॉस करेंगे क्रीक तो विंड पावर आ जाती है। तो लेकिन हमारे पास बिजली नहीं थी, इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ठीक है। तो ये इशू था, हमारे पास लैंडलाइन इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। हम थ्रू आउट जेन साइड पे रिलाई कर रहे थे 24 आवर्स, 200 kVA और 100 kVA। जो पूछ रहे ना आपको क्यों भागना पड़ा, तो इसकी एक मेन वजह ये भी थी। ठीक है। आप अंदाजा करें 100 kVA और 200 kVA 24 आवर्स तक चले तो कितनी कास्ट आएगी बिजली की खास। ठीक है। तो विंड हालांकि हमारे साथ है, विंड पावर, लेकिन वो क्योंकि एक गवर्नमेंट के साथ माहिदा है, वो डायरेक्टली किसी को प्राइवेट को पार्टनर को नहीं दे सकते, वो नेशनल ग्रिड में जाती है वो बिजली, ये उनका माहिदा है। कोई भी आप कंपनी खड़े करेंगे, ये लॉ है बेसिकली पाकिस्तान का। और डाइक जो जिससे हम बनाते थे उसकी सॉइल कंपोजिशन अच्छी नहीं थी, ज़्यादा क्ले नहीं थी, लूमी नहीं थी, ज़्यादा वो सैंडी थी ज़्यादा, जिसकी वजह से उसको हमने लाइनर बाकायदा बनाया, बिछाना पड़ा, और लाइनर बड़ा महंगा आता है। ठीक है। ये भी एक इशू आता है। और एग्जिस्टिंग जो मैंने आपके सारे जो रिजर्वायर था हमारे पास, जो पानी जिसमें हम रखते थे, वो पूरा कैपेसिटी उसके पास इतनी नहीं थी कि वो फिल कर सके सारे पॉन्ड को इक्वली। ठीक है जी। नहीं, आपको पॉन्ड बड़े है ना, आप 1 हेक्टर पे जा रहे हैं। जैसे वो वाटर एक तो ये पॉन्ड डिज़ाइन में, पॉन्ड मैनेजमेंट में आती है ये चीज़ें। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि जब आप स्टॉकिंग करते हैं, आपने इनिशली एकदम से 1.5 मीटर तक नहीं लेना। पहले महीने के अंदर आप सिर्फ 50 to 60 cm पे जाते हैं, सेंटीमीटर पानी वाटर डेप्थ रखते हैं, उसमें आप स्टॉकिंग करते हैं। ठीक है। उसमें स्टॉकिंग करने के बाद आप डेली ग्रेजुअली 1 मंथ तक 1.5 मीटर तक आते हैं। कोई पानी बाहर नहीं निकालते, वही रहता है पानी बाहर। पहले महीने बिल्कुल एक्सचेंज नहीं होता। समंदर का पानी, फ्रेश वाटर उस वक्त ऐड करना पड़ता है जब सैलिनिटी बढ़ जाए। ठीक है। लेकिन हमारे पास फ्रेश वाटर सोर्स इतना बड़ा था ही नहीं कि हम, अगर बढ़ती है तो वो जब जी
किस तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आपने आपने अच्छी प्रैक्टिस करनी है श्रिम्प फार्मिंग के अंदर बाकायदा साइंटिफिकली। तो आपने ऐसा ही कि आपने बाकायदा वाटर क्वालिटी 3 टाइम्स अ डे चेक करते हैं। कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं कम अज़ कम 3 टाइम्स, सुबह, बिफोर सनराइज, आफ्टर सनराइज, दोपहर और शाम, 4 टाइम आप चेक करते हैं। कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं और कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं कम अज़ कम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा चेक करते हैं। ठीक है, उस बुनियाद पे आप वाटर एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने देखा पानी खराब, पानी नहीं, आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए पानी के लिए, चेक करने के लिए। उस चेक करने के बाद आप बाकायदा से एकदम से तो क्वालिटी नहीं बढ़ती एक। नहीं नहीं, फिर तो इशू है ना। आपने, मैंने बताया कि डेली बेसिस पे 3 to 4 टाइम्स आपने वाटर, कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं 3 to 4 टाइम्स आपने चेक करने, और कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं वीकली बेसिस पे 2 to 3 टाइम्स चेक करते हैं। वो आगे आपको वाटर क्वालिटी पे मैं आपको बता दूंगा कौन से पैरामीटर्स हैं। फार्मिंग की बात कर रहे हैं। फार्मिंग की अंडरग्राउंड वाटर अगर वहाँ पे है, उसकी सैलिनिटी ज़्यादा है, 5 से ऊपर है, तो आप कर सकते हैं। कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें यह है कि बेस्ट साइड तो समंदर वाला, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो समंदर का पानी है उसके अंदर नेचुरल साल्ट्स होते हैं। वहाँ पे आपको साल्ट, पहले पानी की क्वालिटी पूरी चेक करी, वो इक्विवेलेंट टू मैरीन क्वालिटी है या नहीं है। उसके अंदर जो खास करके कैल्शियम और मैग्नीशियम रेशो, कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्योंकि श्रिम्प का जो शेल होता है ना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। अगर वो नहीं बनेगा तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा तो फिर ज़्यादा वो कास्ट ज़्यादा आ जाएगी ना। हाँ, नमकियात आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है, आप थाईलैंड वगैरह से बाकायदा इस तरह के वो आ रहे हैं केमिकल्स, तो बाकायदा साल्ट इंक्रीज कर देते, कैल्शियम मैग्नीशियम आपको मिल जाते हैं। आप कंट्रोल सिस्टम के अंदर इनको बढ़ा सकते हैं, कोई इशू नहीं। 50 to 60 cm पे हम पहले भरते हैं, उसको फर्टिलाइज करते हैं। वो पॉन्ड मैनेजमेंट का ऐसा है बेसिकली। फर्टिलाइज वो मैं बताऊंगा तरीकाकार कैसे करते हैं। उसके बाद फर्टिलाइज करने के बाद 3 से 4 दिन जब कि उसके अंदर फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन ना आ जाए, उस वक्त तक हम स्टॉक नहीं करते हैं। यानी कि स्टॉकिंग से पहले हम अपना पॉन्ड प्रिपेयर करते हैं, वाटर क्वालिटी प्रिपेयर करते हैं, और 60 cm पे हमने स्टॉक कर देना है। स्टॉक करने के बाद वो मच्छर जैसा दाना होता है, उसके बाद हमने पानी बाहर नहीं निकाल सकते। वो पानी अगर निकालेंगे तो आपका श्रिम्प चला जाएगा सारा। ठीक है, आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली पहले मंथ में 1.5 मीटर तक आना है मैक्सिमम। जी, श्रिम्प डालना। किससे? ये भी होता है, ये भी कि वो फॉर एग्जांपल आप स्टॉकिंग 1.5 मीटर में करेंगे। ठीक है, एक तो ये इशू आएगा कि वो उसको डेप्थ, क्योंकि ये डेप्थ फीडर है, डेप्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, मुश्किल आता है। तो वो 50 to 60 cm में इजीली चला जाएगा। और बाद फॉर एग्जांपल आप डे टाइम में स्टॉकिंग रिकमेंड नहीं की जाती, बिल्कुल अंधेरे में स्टॉकिंग रिकमेंड की जाती है जब टेम्परेचर। लेकिन अगर डे टाइम में आपको करनी पड़ी, खुदा ना खास्ता, तो वो सारे परिंदे ही ऊपर से आके खा जाएंगे, उनको पता चल जाता है, इंडिकेट करते हैं, और सारे परिंदे जमा हो जाते हैं। जो सी साइड के जो परिंदे होते हैं जहाँ भी स्टॉकिंग कर रहे होते हैं, और ऐसे अब उनको पता चल जाएगा जैसे वो चीलें आ जाती हैं किसी मुर्दार के ऊपर, इसी तरह उनको पता चलता है। कैसे नहीं, ऊपर इतने बड़े पानी को कैसे कवर करेंगे? सुबह को नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1.5 मीटर की बात कर रहा हूँ, 1.5 मीटर पे पानी ज़्यादा रखा, लेकिन आप हमेशा स्टॉकिंग करें आफ्टर सनराइज, सॉरी बिफोर सनराइज, आफ्टर सनसेट, ये रिकमेंडेबल है बेसिकली। सेटल डाउन हो जाता है 50-60 cm पे। हाँ, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहे, वो पॉन्ड मैनेजमेंट का हिस्सा है बेसिकली, वाटर क्वालिटी का। अच्छा, रिकमेंडेशंस आपको बता दूँ, यानी कि क्या रिकमेंडेशंस हैं फार्मिंग। कोस्ट लाइन शुड बी डिटेल्ड सर्वे, हमें इसकी सर्वे की ज़रूरत है।
और जोन्स डिक्लेयर करने चाहिए श्रिम्प फार्मिंग के लिए, जैसे हो जाएंगे कुछ अरसे में, हम देखिएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, जहाँ जहाँ श्रिम्प फार्मिंग जोन्स बने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, सारी चीज़ें, फ्रेश वाटर लाइन हो, ताकि लोग एक ख़ास किस्म, हर जगह तो नहीं आप रोडे बना सकते, लेकिन एक ख़ास श्रिम्प फार्मिंग जोन जब डिक्लेयर करके उसके अंदर ये फैसिलिटेशन सारी दे दें तो सबसे बेस्ट है बेसिक, ठीक है। और पंजाब के अंदर और सिंध के अंदर जैसे वहाँ जहाँ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटीज़ एरियाज़ हैं, ठीक है, उनको भी सर्वे किया जाए वाटर क्वालिटी के हवाले से, क्या इसके अंदर वेनामाई हो सकती है, अगर हो सकता है वेनामाई तो वहाँ भी इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ठीक। और प्रोसेसिंग प्लांट्स होने चाहिए करीब के अंदर, यानी कि फार्मिंग जो जोनेशन है उसके करीब प्रोसेसिंग प्लांट भी हों, ताकि जल्दी से जल्दी आपका श्रिम्प वहाँ पे क्वालिटी बरकरार रहे। श्रिम्प एक्वाकल्चर पॉलिसी नीडेड फॉर फ्यूचर, ये इस पे काम हो रहा है जैसे मैंने आपको बताया। और ख़ास करके पीने के पानी के लिए, ये स्टाफ के लिए श्रिम्प फार्मिंग आरओ प्लांट्स भी हमें बनाने पड़ेंगे बेसिकली, जोन्स जब बन जाएँ तो, ठीक है। और नो इंडस्ट्री शुड बी डेवलप अलॉन्ग दीज जोन्स इन फ्यूचर, और कभी किसी भी इंडस्ट्री को जब जोन्स डेवलप हो जाए श्रिम्प फार्मिंग के, तो किसी इंडस्ट्री को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो बाकायदा से वहाँ कोई इंडस्ट्री अलग से जो पोल्यूशन क्रिएट करे एनवायरनमेंट के अंदर, उसको नहीं बनाने दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।